देखो भाई, चैप्टर का सबसे पहला जो एक क्वेश्चन है, हमारे आसपास के जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हो क्या वो सारी प्योर है? लाइक आपने चेयर देखी, क्या ये प्योर है? आप जो हवा आपके अराउंड है क्या वो प्योर है? जो पानी आप पी रहे हो क्या वो प्योर है? सो पहली बात, प्योरिटी से मेरा मतलब क्या है? प्योरिटी को समझने के लिए आपको पहले मिक्सचर समझना होगा। मिक्सचर क्या होता है? देखो, मिक्सचर बेसिकली हम दो चीज़ों को बोलते हैं कि जब कभी आप दो चीज़ों को मिलाते हो, ज़रूर नहीं दो चीज़ें, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। जैसे मान के चलो आपके पास ये कोई कंपाउंड है ए, ये कोई कंपाउंड है बी। जब दो चीज़ों को आप मिलाते हो या दो से ज़्यादा भी ऐड कर सकते हो, कोई दो की ऐसी कोई बुक में लिखा है कि दो ही ऐड करने हैं मिनिमम। जब दो अलग, दो प्योर चीज़ों को मिलाओगे तो दो प्योर चीज़ों को मिलाने के बाद जो चीज़ बनती है उस चीज़ का नाम क्या होता है? उसका नाम मिक्सचर होता है। अब प्योर से मेरा मतलब क्या होता है? मान लीजिए मैं आपसे कहता हूँ, मैंने आपसे बोला प्योर, मान लीजिए आयरन बोला। क्या बोला? प्योर आयरन। प्योर का मतलब होता है कि उस पूरे के पूरे मटेरियल में सिर्फ वही चीज़ होनी चाहिए। आयरन के लिए जो एटम का सिंबल है वो कौन सा सिंबल होता है? वो Fe सिंबल होता है। Fe फॉर फेरस, यानी आयरन के लिए सिंबल Fe आता है। तो इमेजिन करो कि यहाँ पर लेट सपोज ये पूरा का पूरा, तो ये हो गया हमारा प्योर आयरन। प्योर आयरन से मतलब क्या? सिर्फ आयरन के ही एटम होने चाहिए। अब मान लीजिए आपके सामने केस आ जाता है इम्प्योर आयरन का। अब इम्प्योर आयरन से मेरा मतलब है कि यहाँ पर आयरन, देखो आयरन है तो आयरन तो होगा, चाहे वो प्योर है चाहे वो इम्प्योर हो। तो मान लीजिए आयरन तो अभी भी है, लेकिन छोटा सा एक चेंज है। अब इसमें क्या है? आयरन के अलावा कुछ और एटम भी मिले। मान लीजिए इसमें जिंक मिला दिया। क्या मिला दिया? जिंक। आप देखोगे तादाद में अभी भी आयरन ज़्यादा है। अगर एक एटम भी आयरन की दुनिया में किसी और का आ गया तो उसे प्योर नहीं बोल सकते, उसे इम्प्योर बुलाना पड़ेगा। जब हम कहते हैं प्योर वाटर, क्या बोलते हैं? प्योर वाटर। लेट्स सपोज हम बोल रहे हैं प्योर वाटर, तो प्योर वाटर, अच्छा वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। तो अगर उस पानी में सिर्फ H2O ही है, कोई दूसरी चीज़ नहीं है, ना धूल मिट्टी, ना दूसरा कोई मिनरल आयन, कुछ भी नहीं है, तो वो सिर्फ क्या माना जाएगा? प्योर वाटर। और प्योर वाटर हमारे लिए क्या होता है? हानिकारक। हमें प्योर वाटर कभी पीना ही नहीं चाहिए। हमें पानी के थ्रू बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं। सोचो, जो नदी का पानी आप पीते हो वो पत्थरों से बहता हुआ, तो पत्थरों के बहुत सारे मिनरल पानी में आ जाते हैं। फिर वो हम पानी के थ्रू 10 चीज़ें और बॉडी में ले जाते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए हेल्पफुल होती हैं। अगर आप सिर्फ प्योर वाटर पियोगे तो आपको क्या कोई मिनरल मिलेगा? नहीं। सो कई बार ना आपने देखा होगा वाटर बॉटल लिखा होता है प्योर वाटर विद एडिड मिनरल्स लिखा होता है। एडिड मिनरल मतलब हमने पहले पानी को साफ कर लिया पूरा, हमने फिर उसमें मिनरल ऐड कर दिए, तो प्योर कहाँ रहा हो? प्योर हमें पीना भी नहीं चाहिए। आप जो देखते हो आरओ वगैरह, उसमें एक काम और होता है, वो पानी को साफ करने की, जब साफ करते हैं तो उसकी मिनरल्स को नहीं निकालते, सिर्फ क्या निकालते हैं? अदर इम्प्योरिटी, लेकिन मिनरल को नहीं निकालते। और मिनरल को निकालने भी नहीं देना चाहिए, वरना हमें 10 तरह की बीमारी और पैदा हो जाती हैं। सो हम प्योर वाटर टेक्निकली कभी पीते ही नहीं हैं। सो मिक्सचर क्या होता है बेसिकली? मिक्सचर बेसिकली एक, दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड को, प्योर कंपाउंड को जब मिलाया जाता है तो मिलाने के बाद जो नई चीज़ रेडी होती है उसे हम क्या बोलते हैं? मिक्सचर। मिक्सचर इज मेड अप ऑफ टू थिंग। मिक्सचर दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें। मिक्सचर में एक, अच्छा अब मिक्सचर को यहाँ पर मैं एक नए टर्म से डिनोट करने वाला हूँ, बेटर रहेगा। मैं यहाँ पे सोल्यूशन बोलूँगा। क्या बोलूँगा? सोल्यूशन, बेटर है। तो सोल्यूशन जो है वो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। वन इज कॉल्ड एज सॉल्यूट, सेकेंड इज कॉल्ड एट सॉल्वेंट। चीनी आपने पानी में घोल दी, ऐसा मान लीजिए आपके पास ये रहा वाटर और आपने ऊपर से, ठीक है, इस पर चीनी घोल दी, तो यहाँ पर भी एक मिक्सचर बनेगा, एक सोल्यूशन रेडी होगा। इस सोल्यूशन में जो चीनी है यानी जो शुगर है वो एक सॉल्यूट की तरह काम करेगा और जो पानी है वो एक
सॉल्वेंट की तरह काम करेगा। इवन आमतौर पे देखा जाए तो पानी को एज अ सॉल्वेंट माना गया है, हमने पानी को मान ही लिया कि वो एक सॉल्वेंट है, चाहे आप जो मर्जी मिलाओ उसमें। या हम इसकी परिभाषा कुछ इस तरीके से भी देते हैं कि जो चीज़ अमाउंट में लो हो, तो जो अमाउंट में लो होगा उसे क्या बोलते हैं, सॉल्यूट, और जो अमाउंट में ज़्यादा होगा उसे क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट। ये भी ध्यान रखना। अगर टेक्निकली बोलूँ 9th क्लास को छोड़ दो, अगर जनरल बोला जाए, अगर मान के चलो आप 10 किलो चीनी में सिर्फ 1 बूंद पानी डाल रहे हो ना, तो वहाँ चीनी सॉल्वेंट बन जाती है, पानी सॉल्यूट। सॉल्यूट पता है वो होता है जो घुलता है दूसरे के अंदर, तो सॉल्यूट हमेशा कम होगा तभी तो घुलेगा, क्योंकि ज़्यादा हो तो उसे घोल लेगा जो सामने वाला है। तो हमने टेक्निकली इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इनकी सॉल्यूट और सॉल्वेंट की पहचान हमेशा कंसंट्रेशन मतलब मात्रा को बोलते हैं। अमाउंट को केमिस्ट्री में अमाउंट नहीं आता, केमिस्ट्री में क्या आता है, कंसंट्रेशन। ये वर्ड याद रखना। अमाउंट तो वर्ड यूज नहीं करेंगे, अमाउंट तो किलो विलो के लिए बात चली जाती है, हम पूछते नहीं है, पूछते क्या है, कंसंट्रेशन। के जो ज़्यादा कंसंट्रेशन में है वो सॉल्वेंट और जो कम कंसंट्रेशन में है वो सॉल्यूट। अब मैंने आपसे कहा था कि जब हम ये सॉल्यूशन रेडी करते हैं तो सॉल्यूशन भी 2 तरह से रेडी किए जाते हैं, है ना। सॉल्यूशन 2 तरह के होते हैं। एक सॉल्यूशन हमारा होता है होमोजीनस और एक होता है हेट्रोजीनस। सो 2 टाइप के सॉल्यूशन हम लोग पढ़ते हैं, वन इज कॉल्ड होमोजीनस, सेकेंड इज कॉल्ड हेट्रोजीनस। देखते हैं। होमो का मतलब क्या होता है, सेम। ये वर्ड याद रखना, होमो मतलब सेम होता है। ये वर्ड कहीं भी है, मैटर नहीं करता ये वर्ड साइंस में या मैथ्स में, होमो मतलब सेम एंड हेट्रो मतलब, याद होगा आज मैं बात करते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन के, वहाँ पर भी एक ऑटोट्रॉफ आता है और एक हेट्रोट्रॉफ आता है। ऑटो जो खाना खुद बना पाते हैं, हेट्रो जो किसी और से लेते हैं। सो हेट्रो मीन्स डिफरेंट एंड होमो मीन्स सेम। पहले समझते हैं एक बार। देखो आपके सामने 2 तरह सॉल्यूशन है, एक हेट्रोजीनस एक और होमोजीनस। मान लेते हैं कि इसमें जो ये ऑरेंज वाले हैं, लेट सपोज ये हो गया सॉल्यूट मान लेते हैं, ठीक है, या चलो सॉल्वेंट मान लो क्योंकि ज़्यादा अमाउंट में है ना, सॉल्वेंट। और ये वाले क्या मान लेते हैं, सॉल्यूट, ठीक है। वही राइट में देखना, राइट में क्या होता है कि आप कोई एक एरिया इमेजिन करें अपने दिमाग में, कोई एक वॉल्यूम इमेजिन कर लें, वॉल्यूम या एरिया। मैंने इतना वॉल्यूम इमेजिन कर लिया, ये कोई एक वॉल्यूम है, ठीक है। इस वॉल्यूम के अंदर मुझे मिल रहे हैं 2 सॉल्यूट और 2 क्या मिल रहे हैं, सॉल्वेंट। अगर इस पूरे सॉल्यूशन में इतने ही वॉल्यूम में हमेशा इतने ही सॉल्ट और इतने ही सॉल्वेंट मिलेंगे तो ये सॉल्यूशन कहलाएगा होमोजीनस। होमो मतलब सेम, पूरे सॉल्यूशन में कहीं से भी आप उतना ही वॉल्यूम निकालो, अगर उतने ही सॉल्यूट उतने ही सॉल्वेंट मिल रहे हैं तो वो होमोजीनस है। हेट्रो में ऐसा नहीं होता। हेट्रो में क्या होता है, आपने यहाँ से उठाया, मान लीजिए यहाँ पर क्या हुआ, आपको 3 मिले सॉल्यूट और 2 मिल गए सॉल्वेंट। आपने कहीं और से लिया, मान लेते वहाँ मिल गए 5 सॉल्यूट, एक भी सॉल्वेंट मिला ही नहीं। तो पता है हेट्रो में बेसिकली क्या होता है, हेट्रो जो चीज़ आप घोलते हो ना वो कहीं कहीं पे ज़्यादा घुल जाती है और कहीं कहीं पे कम घुल जाती है, ये होता है हेट्रो में। जब हेट्रो में आप एक स्पून से निकालोगे तो इस स्पून का अलग कॉम्पोजिशन, उस स्पून का अलग कॉम्पोजिशन, इसीलिए टेस्ट वाइज भी कैसा होगा, ये कोई पार्ट बहुत ज़्यादा मतलब टेस्टी है, कोई पार्ट बहुत कम टेस्टी, ऐसा होगा। लेकिन हेट्रो में क्या, होमो में क्या होगा, एक जैसा। जब चीनी को आप एक काम करें, वैसे मान लीजिए ये है, आप चीनी को यहाँ से गिरें और पूरा मिक्स कर दें, चीनी को यहाँ से गिराएं और मिक्स कर दें, पॉइंट ए और पॉइंट बी, 2 सॉल्यूशन रेडी करो। एक में चीनी लेफ्ट से गिराओ घोल दो, एक में चीनी राइट से गिराओ घोल दो, दोनों में टेस्ट एक जैसा फील होगा। क्या फ़र्क पड़ता, चीनी कहाँ से डाली गई है, किस चिम्मच से डाली गई है। क्योंकि इस होमोजेनस में क्या होता है, कहीं से भी आप डाल लीजिए, कोई भी डाली सॉल्यूट, आप जब मिक्स करेंगे पूरे सैंपल में एक जैसे मिक्सिंग होगी। अच्छा हेट्रो का एग्जांपल जानते हो, नमक जब डालते तुम लोग खाने में, हाँ कि ना,
कई बार नमक कहीं कहीं पर ज़्यादा चला गया, मान लो हम बना रहे हैं सूखी सब्जी बना रहे हैं, नमक डाला, नमक कहीं पर ज़्यादा हो गया, कहीं पर नमक कम हो गया, होगा ना हेटेरोजेनस। लेकिन अगर वही तरी वाली सब्जी बन रही है तो वो होमोजेनस मिक्सचर इसका मिक्सचर कर देगा कि वो जब नमक घुलेगा तो पूरे उसमें एक जैसा फैल जाएगा। बेसिकली है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। मैं जिस सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ ट्रू सॉल्यूशन की। ट्रू मतलब जिस सॉल्यूशन के अंदर ये सारी प्रॉपर्टीज होंगी उसे क्या बुलाएंगे, ट्रू सॉल्यूशन। एनसीईआरटी पहले लाइन लिखता है कि ट्रू सॉल्यूशन हमेशा होमोजीनियस होते हैं। जैसे मिट्टी आपने पानी में घोली है तो ये ट्रू सॉल्यूशन नहीं है, मिट्टी कहीं कहीं पे ज़्यादा घुल जाती है, कहीं कहीं पे कम घुल जाती है, या रेत आप पे डाल दी, ये सब क्या है, हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन। यानी कि जितने मतलब ट्रू सॉल्यूशन की पहली पहचान क्या होगी, ये होमोजीनस, यानी हेट्रो को तो ट्रू नहीं कह सकते। ओके, जो इनके पार्टिकल का साइज होता है, जैसे मान लीजिए ये सॉल्यूशन है, इसमें जो आपने सॉल्यूट डिसॉल्व किया, ये रहा सॉल्यूट, इस सॉल्यूट का डायमीटर 1 नैनोमीटर से छोटा होना चाहिए। 1 नैनोमीटर कितना होता है, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 की पावर -9 मीटर। नैनो वर्ड माइनस के लिए आता है, नैनो मीन्स छोटा होता है, तो नैनो मीन्स -9 मीटर। जानते हो कितना होगा -9 मीटर? इसको एक बार ऐसे करना, 1/10 की पावर 9 मीटर ऐसी होगा। 10 की पावर 9 कितना होता है अगर देखा जाए सरल भाषा में, इंटू में 100 इंटू में 10 की पावर 7 ऐसी होगा, हाँ के ना। 10 की पावर 7 1 करोड़ होता है, तो 100 इंटू में 1 करोड़ कितना होगा, 100 करोड़, यही होगा। इसका मतलब ये है 1 मीटर के आप 100 करोड़ टुकड़े करो, 1 मीटर के 100 करोड़ इक्वल टुकड़े, तो उसमें एक टुकड़े की जो लेंथ है वो 10 के पावर -9 मीटर आएगी। मान लीजिए आपसे कहता हूँ बताइए 3 नैनोमीटर कितना होगा, फिर क्या बोलोगे, 3 टुकड़ों की लेंथ जब जोड़ोगे उसमें से तो कितना आएगा, 3 नैनोमीटर। सोचो 1 करोड़ के आप 100 करोड़, 1 मीटर के 100 करोड़ टुकड़े करोगे, क्या ही दिखेगा, दिखेगा ही नहीं कुछ। सो वो होता है 1 नैनोमीटर, इतना छोटा। यानी उससे भी छोटा साइज अगर पार्टिकल का है तो उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रू सॉल्यूशन माना जाए। इससे बड़ा साइज का आ गया तो भाई वो ट्रू सॉल्यूशन में नहीं है। यानी पार्टिकल का साइज भी तो मैटर करता है भाई। सॉल्वेंट पे ना जगह होती है, खाली होती है, वो कहता है सॉल्यूट से आके रहने लग जा। अगर साइज बड़ा होगा तो वो जगह दे ही नहीं पाएगा, कहेगा भाई तू बाहर रह। फिर तो हमेशा सॉल्वेंट में स्पेस होता है और सॉल्यूट उन्हीं स्पेस में जाके बैठ जाता है। वो स्पेस अगर छोटा है और साइज बड़ा है तो क्या बैठ पाएगा वहाँ, नहीं बैठ पाएगा। इसलिए साइज 1 नैनोमीटर से 1 नैनोमीटर डायमीटर बोल रहा हूँ। एक लाइट की रे निकलती है, सिंपल इसका एक लाइट रे बोलते हैं। लेकिन जब ऐसी बहुत सारी लाइट रेज निकलती हैं, बहुत सारी लाइट रेज, तब इस पूरे को क्या बोलते हैं, इस पूरे को बीम ऑफ लाइट बोलते हैं। बीम में एक नहीं, जैसे एक तीर मारा आपने, वो एक तीर है, लेकिन हजारों तीर एक साथ जा रहे गुच्छा बना के सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर में, तो ये पूरा क्या बन जाएगा, बीम बन जाएगा। तो कहते जब एक बीम ऑफ लाइट को सॉल्यूशन से गुजारते हो तो ट्रू सॉल्यूशन क्या करता है, इस लाइट को पूरा का पूरा पास कर देता है, यानी लाइट पूरी सीधी चली जाती है, यस और नो। तो हमें सॉल्यूशन में लाइट का रास्ता नहीं दिखता कि लाइट गई कैसे है, यानी हमें पाथ ऑफ लाइट विजिबल नहीं होती। जबकि कुछ सॉल्यूशन दुनिया में ऐसे भी एग्जिस्ट करते हैं, जिनकी बात हम करेंगे, जिनको हम कोलोइडल सॉल्यूशन कहते हैं। जब उन पे आप लाइट मारोगे तो उनके लाइट का पूरा रास्ता हमें सॉल्यूशन में दिख जाता है, दिखता है सॉल्यूशन से लाइट ऐसे जा रही है। तो अगर सॉल्यूशन में लाइट का रास्ता आपको नहीं दिख रहा है, इसका मतलब उसके पार्टिकल इतने छोटे हैं कि लाइट का रास्ता शो ही नहीं कर पाए। देखो, शो करने से मेरा मतलब है, एक वर्ड आता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्या आता है, स्कैटरिंग का मतलब होता है फैलाना। जैसे मान लीजिए ये एक लाइट आ रही है, ठीक है, एक लाइट की रे आ रही है, मैंने यहाँ पर एक पार्टिकल रख दिया, तो जैसे एक बॉल टकराती है, या तो लेफ्ट जाती है राइट, ऐसे होता है ना, ऐसी लाइट भी क्या करती है, जब लाइट यहाँ टकराती है तो लाइट ऐसे टकरा के ऐसे चली जाएगी, हाँ कि ना। दूसरी लाइट आई टकरा के ऐसी, तो लाइट को मोड़ रहा है ये, इस मोड़ने को क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। बेंडिंग ऑफ लाइट वी कैन से इट क्या, स्कैटरिंग ऑफ लाइट।
लेकिन इसके लिए पार्टिकल का एक साइज तो होना ज़रूरी है ना। तो जो पार्टिकल, ये रही लाइट, और मैं दिखाता हूँ, लेट सपोज लाइट की थिकनेस ये है लाइट की थिकनेस, ठीक है, सुना ध्यान से, एक लाइट की थिकनेस, और मान लो यहाँ पर ये रहा एक पार्टिकल। क्या ये पार्टिकल इतनी मोटी लाइट को बेंड कर सकता है? लाइट मोटी नहीं, लाइट तो नॉर्मल है, पार्टिकल छोटा है। इसका मतलब यहाँ पे स्कैटरिंग ऑफ लाइट होगी नहीं। ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल इतने छोटे होते हैं कि वो लाइट को स्कैटर नहीं कर सकते। अगर इन्हीं का साइज पार्टिकल बड़ा हो जाए तो लाइट को मोड़ सकते हैं। जब लाइट को मोड़ेंगे तो लाइट का रास्ता दिखेगा, नहीं दिखेगा? लाइट का रास्ता तभी दिखेगा जब लाइट को कोई मोड़ेगा। सो यहाँ पर ट्रू सॉल्यूशन में हमें पाथ ऑफ लाइट नहीं दिखती। एक चीज़ आप ये भी याद कर लें, ठीक है। सो पहला हमारा हो गया होमोजेनस, स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर, एंड डू नॉट स्कैटर बीम ऑफ लाइट, दैट्स व्हाई पाथ इज नॉट विजिबल इन दिस सॉल्यूशन। द लास्ट, वी कैन नॉट सेपरेट सॉल्यूट सॉल्वेंट थ्रू फिल्ट्रेशन। मतलब आप पे काम करें, आपने अगर मान लीजिए आपने रेत डाला पानी के अंदर, मिल गया, घुल गया, आप थोड़ी देर छोड़ दें उसको, ऐसे अपने आप सॉल्यूट नीचे बैठ जाता है, सेटल डाउन हो जाता है वो। अब इसका मतलब क्या है, जब सेटल डाउन हो गया तो आप सिंपल आसान से क्या करेंगे, आप एक फिल्टर पेपर के थ्रू आप गुजारिए, पानी निकल जाएगा, मिट्टी सारी ऊपर रह जाएगी, है ना। बेसिकली फिल्ट्रेशन प्रोसेस से हम कुछ सॉल्यूशन को, उनके सॉल्यूट को, सॉल्वेंट को अलग कर सकते हैं। लेकिन कहते हैं ट्रू सॉल्यूशन में आप इनको कभी अलग नहीं कर सकते फिल्ट्रेशन के थ्रू प्रोसेस, मतलब फिल्ट्रेशन के थ्रू आप इनको कभी अलग कर, ये इतने छोटे होते हैं, ये घुल जाते हैं, एक बार घुल गए तो फिर आप क्योंकि इतने छोटे ना साइज में, ये सॉल्वेंट के उन स्पेसेस में चले जाते हैं जहाँ से इनको निकालना थ्रू फिल्ट्रेशन इज नॉट पॉसिबल। और क्योंकि बहुत हल्के होते हैं इसलिए नीचे नहीं बैठेंगे। भाई मुझे बताओ कौन सी चीज़ नीचे बैठेगी, जो भारी होगी, जो हल्की होगी? जो भारी होगी। भारी साइज बड़ा, जो छोटा होगा, सोचो आपने एक पंख लिया, हवा में छोड़ा, कितना आराम से नीचे आता है। उस पंख का एक हवा बाल लीजिए, हवा में छोड़िए, वो उससे भी स्लो आएगा। उस बाल का भी और छोटा टुकड़ा लीजिए, वो उससे भी स्लो आएगा। जब सबसे लास्ट में आप जाओगे सबसे छोटी चीज़ पे, तो आप छोड़ो हवा में, वो जहाँ है वही नीचे आएगा ही नहीं, मान लीजिए। सो मेरा कहने का मतलब है कि जब वो नीचे बैठेगा नहीं तो फिल्ट्रेशन से साफ कैसे कर लोगे आप? तो भाई ये 4 पॉइंट आपके एनसीईआरटी के हैं और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं इनको प्रेफर करता हूँ, इन्हें ज़रूर करना आप लोग। ये तो पता लगेगा आपको, सॉल्ट हमारा यहाँ पर क्या, एक सॉल्यूट है, इसको आप पानी मिलाओगे, क्या बनेगा हमारा? एक सॉल्वेंट। कैसा होगा ये हमारा? ये होमोजीनियस मिक्सचर में काउंट होगा। अगर जैसे सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों सेम ही हो तो ना ज़्यादा तो भी पानी सॉल्वेंट आएगा। पानी को हमने ले रखा, हमने स्टैंडर्डाइज कर रखा है कि वाटर हमारे लिए क्या, एक सॉल्वेंट है। वैसे तेरे पॉइंट ठीक है, दोनों इक्वल है, फिर क्या करें? फिर दोनों में से जो लिक्विड है हम उसको लेके चलते। देखो मिक्सचर जो है, मैंने बताया था आपको, मिक्सचर किसी भी तरह का बन सकता है। हमें पढ़ाया जाता है कि मिक्सचर जो है वो किसी भी टाइप का हो सकता है। या तो मिक्सचर गैस का बन सकता है। हमारे सराउंडिंग में जो एयर है इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। एयर में क्या एग्जाम्पल आ रहा है? इसमें देखोगे तो 21% तो हमें मिलेगी ऑक्सीजन, 70% मिलेगी नाइट्रोजन, बाकी 0.03% क्या मिलेगी? कार्बन डाइऑक्साइड। ये हमारे आसपास के एयर का कॉम्पोजिशन है। ये भी तो मिक्सचर हुआ, यहाँ गैस और गैस ने मिलकर मिक्सचर बनाया। सेम मिक्सचर हमारे पास देखा जाए तो हमें मिल सकता है गैस और लिक्विड का। कौन सा एग्जाम्पल है उसका? कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। सुनो, इसके एग्जाम्पल में क्या आएंगे? कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। सर ये कौन सी ड्रिंक होती है? जिन ड्रिंक्स के अंदर हम CO3- कार्बोनेट मिक्स कर देते हैं। बेसिकली इन ड्रिंक्स का एग्जाम बता रहा हूँ, जो पेप्सी वगैरह सारी इसी में आती है।
इसमें क्या होता है कि मान लीजिए ये पेप्सी भरी पड़ी है, आप देखते हो कि कभी कभी पूरी की पूरी पेप्सी बोतल ऊपर टॉप तक कभी नहीं भरी होती, कभी नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि थोड़ा सा वो जगह छोड़ते हैं एयर के लिए। अब एक्चुअली में होता ये है कि अगर ये ड्रिंक एयर के संपर्क में आ जाएगी तो इसका टेस्ट खराब हो जाता है। तो होता क्या है, यहाँ पर मान लीजिए क्या है, एयर, यहाँ पर ढेर सारी वो डाल देते हैं क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, और इतना प्रेशर भर देते हैं CO2 का, CO2 अंदर लिक्विड को अंदर जल में अंदर रहे, बाहर मत निकल जाइयो। अब CO2 बीच में एक लेयर आ गई मोटी सी। अब एयर अगर ऐसे रिएक्शन करना चाहे तो भी रिएक्शन नहीं कर सकती। लेकिन आपने एक बार पेप्सी खोल दी, पेप्सी खोलते, अच्छा यहाँ पर क्या हुआ, हमने गैस को किस में मिलाया है, लिक्विड में भेज दिया। भाई CO2 को आपने पेप्सी में मिला डाला, अंदर ही भेज, तो अंदर रहे। तो हमने गैस को किस में मिलाया, लिक्विड में। अब जैसे ही आपने पेप्सी को ओपन किया, तो जब आप बोतल जाते हो जो गैस झाग निकलती है वो CO2 की गैस निकलती है। जैसे ही आपने वो ढक्कन खोला, गैस निकली। अब अगर आपने उसे 1 या 2 दिन में नहीं पिया तो यकीन मान लीजिए अब आप उसको स्टोर नहीं कर सकते। जैसे ये जो ये स्टोर वाले होते हैं, ये 10 दिन 20 दिन महीना भर स्टोर कर लेते हैं, 4 साल 6 महीना भी कर लेते हैं। क्यों? ढक्कन बंद है, अभी उसका टेस्ट गया नहीं है। कि ऐसे अगर एक गलती आपने इतना भी खोल दिया, CO2 निकल गई, इसका मतलब एयर एंटर कर गई है। अब एयर एंटर कर गई, अब एयर रिएक्शन करेगी धीरे, और करते करते इसका पूरा टेस्ट खराब कर देगी। इसीलिए कोई भी आप ऐसी ड्रिंक लें, उस ड्रिंक को सेम डे या अगले दिन तक ख़त्म करें, वरना उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा, एक हमारा आता है लिक्विड और लिक्विड वाला। ये तो हमारा मोस्टली यही वाला में हमने पढ़ा सारा, मतलब लिक्विड वाला। आपने जैसे मान लीजिए आपने क्या मिलाया, दारू, पानी, दारू, सोडा, ऐसा हो सकता है। हमें इंसर्टिंग एग्जाम्पल और दिया हुआ है, सॉलिड और लिक्विड एग्जाम्पल दिया हुआ है। सॉलिड में मान लीजिए आपने आयोडीन ले लिया, क्या ले लिया, और मिला किस में लिया, दारू में मिला लिया। इसको बोलते हैं टिंक्चर ऑफ आयोडीन। क्या बोलते हैं? ये नाम है भाई, काम आता है ये, मतलब चोट वगैरह लग जाना तो उसमें जो हमारे पास सोडा होता है वो तो पूरा भरा होता है, उसमें तो कार्बोनेटेड क्या, हाँ उसका भी सेम है।